क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5 हम देखने वाले हैं यात्रियों के नज़रिए से। नाम इसका नया नाम जो है चैप्टर का वो देखिए, मिडाइवल सोसाइटी थ्रो ट्रेवलर्स अकाउंट, यानी कि यात्रियों के नज़रिए से मध्यकालीन समाज जो था वो कैसा था, ये हमारा चैप्टर है। इसका हम पार्ट 1 देखेंगे और इस पार्ट 1 के बाद जो टॉपिक बच जाएंगे उसको हम पार्ट 2 में, और आगे अगर फिर भी टॉपिक बच जाते हैं तो पार्ट 3 में देखेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो 2 से 3 पार्ट में आराम से कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब मध्यकालीन समाज की हम बात करते हैं तो उस समय में यात्राएं करना काफ़ी कठिन होता था, ठीक है। अगर दिल्ली से पंजाब जा रहे हैं तो इतनी दूरी तय करने में ही कई बार 20-20 दिन लगा देते थे लोग, 40-40 दिन लगा देते थे, ठीक है, क्योंकि आज की जैसी सुविधाएं नहीं थी। तो उस समय में यात्राएं करना बहुत कठिन था। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो यात्रा करने के कई सारे कारण हैं, तो इस कारण को समझना है आपको, ठीक है। देखिए, लोग काम की तलाश में, जो स्त्री और पुरुष थे वो काम की तलाश में यात्राएं करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, जैसे मान लो कहीं पे रहते हैं, वहां पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरी जगह चले जाते थे, यात्रा करते थे। कुछ लोगों का काम ऐसा था जिसमें उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान दूर दूर तक यात्राएं करनी पड़ती थी। तो या आप एक पॉइंट ये भी बता सकते हो कि व्यापार के लिए भी यात्राएं की जाती थी। कुछ लोगों ने सैनिक के रूप में, पुरोहित के रूप में और तीर्थ यात्रियों के रूप में भी यात्राएं की थी, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे थे जो साहस की भावना से प्रेरित होकर, कुछ लोगों को नई नई जगहें देखने का बहुत शौक था, नई जगहों पर जाने का बड़ा शौक था, ठीक है। तो साहस की भावना से प्रेरित होकर भी कुछ लोगों ने यात्राएं की। तो ये सारे कारण बन जाएंगे यात्रा करने के। तो क्वेश्चन आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि लोग यात्राएं क्यों करते थे, तो आप ये सारे पॉइंट आप उसमें बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है इसमें ये 3 यात्रियों के जो नजरिए थे वही आपको बताया गया। ये मेन 3 यात्री हैं जिन्होंने भारत को देखा, समझा और किताबें लिखी, और उन किताबों से ये जो जानकारी मिलती है वो पूरी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। तो वो 3 यात्री बहुत महत्वपूर्ण है, इनको देखिए। अल बरूनी जो कि 11वीं शताब्दी में आया था, इब्न बतूता जो कि 14वीं शताब्दी में आया था, और फ्रांसवा बर्नियर जो कि 17वीं शताब्दी में आया था। इन तीनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम अल बिरूनी और इब्न बतूता के बारे में ही पढ़ेंगे। पार्ट 2 में फ्रांसवा बर्नियर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला ये पॉइंट आपके सामने बनता है अल बिरूनी। अल बिरूनी से आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, अल बिरूनी जो था एक विद्वान था। इसका जन्म जो है वो आज के समय में जो उज्बेकिस्तान है उसमें एक जगह होती थी ख्वारिज्म, ठीक है, वहां पे इसका जन्म हुआ था। आगे देखिए क्या हुआ है कि इसका जन्म ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ, तो 973 में, ठीक है, 973 में इसका जन्म हुआ था। और जिस जगह अल बिरूनी का जन्म हुआ था वो जगह बहुत ज़्यादा फेमस थी। किस लिए फेमस थी? शिक्षा के लिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था, ठीक है, शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। और अलग अलग जगहों से लोग वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अल बिरूनी ने क्या किया, अपने समय की जो बेहतरीन शिक्षा थी वो प्राप्त की थी। कई भाषाओं के बारे में इसको जानकारी थी, ये भी ध्यान रखें। ये कई भाषाएं जानता था, जैसे सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, हिब्रू, संस्कृत, इन भाषाओं को जानता था। लेकिन इसको यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। अब एक बार पेपर में 1 मार्क्स में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था कि अल बिरूनी को निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का ज्ञान नहीं था। उसमें ये सारे ऑप्शन में दे दिए थे। अब आपके सामने ये सारे आ जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि यूनानी भाषा के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। लेकिन उसने क्या किया था, उसने प्लेटो वगैरह के विचार पढ़े थे, क्योंकि प्लेटो वगैरह के जो विचार थे वो यूनानी भाषा में जरूर थे, पर उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल था, यानी अरबी भाषा में, अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद उपलब्ध था। तो उसने अनुवाद के जरिए उनके विचारों को पढ़ा हुआ था। तो ये अल बिरूनी से रिलेटेड बातें आपको याद रखनी है। अब देखियो, अभी हमने यहाँ पे बात करी कि अल बिरूनी जो था उसका जन्म जो था वो उज्बेकिस्तान में कहाँ पे हुआ था? ख्वारिज्म नाम की जगह। तो अब देखिए, ये है भारत। आप मैप में देखिए भारत, इसके साथ जो है पाकिस्तान। वैसे उस समय में तो ये पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा होता था। इसके बाद ऊपर की तरफ आप अफगानिस्तान वगैरह देखोगे, ठीक है। और इसके इधर की साइड आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ख्वारिज्म वगैरह दिखता है। तो यहाँ से आया था ये सिंध की तरफ, और सिंध के बाद फिर भारत के बारे में जानकारी ली। तो ये सारी चीजें आपको मैप में पता होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, अल बिरूनी भारत कैसे आया। देखिए कैसे आया, ये भी कहानी सुनिए। क्या हुआ कि सन 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण हो गया था। अब जब आक्रमण हुआ वहां से, तो जो सुल्तान था महमूद, उसने ठीक है, आक्रमण सुल्तान महमूद ने किया था। तो सुल्तान महमूद क्या किया, उसने अपने साथ
अपने साथ वहां के जो विद्वान लोग थे, जो कवि लोग थे, विद्वान लोग थे, उनको अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया। ठीक है, गजनी अफगानिस्तान साइड आप देखोगे मैप में आपको दिख जाएगा। अब ये यहाँ पे आया, और जिन विद्वानों को महमूद अपने साथ लेके आया था, अल बिरूनी भी उसी में से एक था। अल बिरूनी एक गुलाम के रूप में, ठीक है, एक बंधक के रूप में आया था, ये ध्यान रखना, विद्वान था ये। आगे क्या होता है कि जब पंजाब का हिस्सा भी महमूद के नियंत्रण में आ गया, तो अब अल बिरूनी की भारत में आने की रुचि बढ़ी, क्योंकि भारत के बारे में सुना था, पढ़ा था इसने, पर बहुत जानकारी नहीं थी, इसलिए इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। अल बिरूनी ने क्या किया, कुछ समय ब्राह्मण के साथ, पुरोहितों के साथ, विद्वानों के साथ कई वर्ष अपने बिताए, उनको समझा, उनके उनसे जानकारी ली, संस्कृत भाषा, धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद जब भारत को समझा, इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उसने भारत को देखते हुए एक पुस्तक लिखी। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, किताब उल हिंद। तो ये कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किताब उल हिंद के रचयिता कौन है, या ये किसकी कृति है, तो आप क्या बताओगे कि ये किताब उल हिंद जो है, ये अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो आप बताओगे अरबी भाषा में लिखी गई थी, और इसकी भाषा जो थी बहुत ही सरल थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है। देखिए, ये एक विस्तृत ग्रंथ था, इसमें धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, त्योहार के बारे में, खगोल विज्ञान, वहाँ की जो रीति रिवाज, प्रथाएं थी, भार तौल माप तौल के जो उपकरण यूज किए जाते थे, मूर्ति कला, कानून व्यवस्था, इन सब के बारे में इसने समझा और विस्तार से लिखा, बिल्कुल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और ये जो किताबुल हिंद थी, ये 80 अध्याय में, यानी 80 चैप्टर्स में क्या थी, डिवाइड थी, विभाजित थी। आगे देखिए, ये किताब जो थी, एक इसको लिखने के लिए एक विशेष शैली का इस्तेमाल किया गया था, एक विशेष तरीके का इस्तेमाल किया गया था। वो तरीका क्या था, तरीका ये था कि जब ये किताब में, जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे, तो स्टार्ट जब होती है तो शुरू में एक प्रश्न पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाद में उस क्वेश्चन का पूरा वर्णन होता है, यानी उसका एक्सप्लेनेशन होता है, और उसके बाद अंत में क्या होता है, अन्य संस्कृतियों से उसकी तुलना की जाती है, कि यहाँ पे ऐसा है तो दूसरी संस्कृतियों में क्या होता था, उससे तुलना कर दी जाती थी। तो ये हो जाएगा अल बिरूनी के बारे में पूरा बेसिक। अल बिरूनी कौन था, अल बिरूनी किसके साथ आया था, अल बिरूनी कहाँ से आया था, अल बिरूनी का भारत में क्यों इंटरेस्ट जगह, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो सारी की सारी आपको बता दी है। एक क्वेश्चन आपको ये भी पेपर में देखने को मिलता है, देखिए आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको आगे पीछे मिल सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक साथ क्रम से सेट कर दिया है, ताकि आपको अलग अलग दिक्कत नहीं आएगी टॉपिक को समझने में। ये आपके लिए पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। अल बिरूनी का जाति व्यवस्था विवरण। अल बिरूनी ने भारत को देखा, समझा, उसने देखा भाई भारत में तो वर्ण व्यवस्था को माना जाता है, भारत में जातियां भी बहुत सारी हैं, तो उसने इसको देखा, और इसको देखने के बाद क्या लिखा, समझिए। अल बिरूनी ने यह बताने की कोशिश की थी कि जाति व्यवस्था जो है वो केवल भारत में नहीं है, बल्कि भारत के बाहर भी होती है, इसके बारे में समझिए। इसने कहा कि फारस में भी और अन्य देशों में भी जाति व्यवस्था होती है। ठीक है, अल बिरूनी ने क्या बताया, समझिए, प्राचीन फारस के बारे में। ये कहता है कि प्राचीन फारस जो है, यहाँ पे 4 वर्ग होते थे। पहला वर्ग जो था वो था घुड़सवार और शासक वर्ग। ठीक है, दूसरा वर्ग जो यहाँ पे था वो भिक्षु और पुरोहित वर्ग हो जाते थे। तीसरा वैज्ञानिक, चिकित्सक, खगोल शास्त्री होते थे, और चौथे में किसान और शिल्पकार और अन्य लोग हो जाते थे। तो इस तरीके से फारस, प्राचीन फारस का समाज जो था वो भी 4 हिस्सों में बटा हुआ था, और कई जाति व्यवस्था में बटा हुआ था, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी वर्ग व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी। उसको अल बिरूनी ने बताया कि ये केवल भारत में नहीं बल्कि बाहर भी होता है। आगे देखिए, यहां पे आपको पॉइंट समझने हैं, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के प्रति अपना नजरिया कैसे रखा। अब देखो, अल बिरूनी जो था ब्राह्मणों के साथ रहा, पुरोहितों के साथ रहा, भारत की जाति व्यवस्था को समझा। तो ब्राह्मणों ने जब बातें बताई, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार, उसने जो ब्राह्मणों ने जो बातें बताई, अल बिरूनी ने उसको माना, लेकिन एक चीज थी जिसको उसने मानने से इनकार कर दिया। क्या था, समझिए। अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को माना। ठीक है, ब्राह्मणों ने जो व्याख्या की थी उसको बिल्कुल माना, लेकिन उसने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। जैसे कि देखो, यहाँ पे जाति व्यवस्था थी, दो तरह के समाज दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ थी उच्च जाति, जिनको समाज में बहुत ऊंचा दर्जा था। एक तरफ थी निम्न जाति, जिसको समाज में बहुत नीचा दर्जा मिला हुआ था। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोग को छूते भी नहीं थे, यानी छुआछूत वाली समस्या। ठीक है, इनको अपवित्र माना जाता था। तो ये जो अपवित्र वाली बात है ना, ये अल बिरूनी ने स्वीकार नहीं की। उसने बोला ठीक है ब्राह्मणों, आपकी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो अपवित्रता वाली बातें हैं उसको नहीं मानते हैं।
तो ब्राह्मण और पुरोहितों के साथ रहा था, लंबे समय तक धर्म और दर्शन और जाति व्यवस्था के बारे में ज्ञान लिया था, लेकिन अपवित्रता को नहीं माना। आगे देखिए, अल बिरूनी ने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को दोबारा से प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल भी हो जाती है। यानी कि जो भी चीज अपवित्र हो जाती है वो दोबारा से पहले जैसे पवित्र होने का पूरा प्रयास करती है और सफल भी हो जाती है। ऐसा अल बिरूनी ने लिखा। आगे देखो क्या लिखा। ये कहता है कि सूर्य जो है हवा को स्वच्छ करता है, समुद्र में जो नमक होता है वो पानी को गंदा होने से बचाता है। ठीक है। अल बिरूनी ने जोर देकर कहा यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में अपवित्रता की जो अवधारणा थी वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ थी। इसीलिए इसने क्या किया, अल बिरूनी ने ब्राह्मणवादी व्याख्या को, जाति व्यवस्था को माना, लेकिन अपवित्रता वाली जो बात थी उसको नहीं माना। इसने कहा था कि जो भी चीज अपवित्र हो जाती है वो दोबारा से पवित्र होने का प्रयास करती है और सफल भी हो जाती है। दो चार एग्जाम्पल भी दिए, जैसे सूर्य वाला एग्जाम्पल, समुद्र के पानी, नमक वाला एग्जाम्पल दे दिया। तो यहाँ से आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखें इसे। आगे देखिए, ये तो हो गया भाई अल बिरूनी के बारे में, अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था को कैसे देखा, सब कुछ आपको बताया। अब एक क्वेश्चन इब्न बतूता से रिलेटेड भी आ जाता है। इब्न बतूता जो था एक जिद्दी यात्री था। अब ये जिद्दी यात्री क्यों था, ये आपको पूरा जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, इब्न बतूता एक हठीला और जिद्दी यात्री था। इब्न बतूता ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था रिहला। नाम याद रखना है आपको, ये किताब वाला 1 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। यात्रा वृतांत इसका जो था अरबी भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, इसने भी अपना जो लिखा अरबी भाषा में। इब्न बतूता के वृतांतों में हमें बहुत सी इंटरेस्टिंग जानकारियां मिल जाती है। इसका जन्म, ठीक है, जन्म से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। इसका जन्म जो था मोरक्को के तंजीर में हुआ था। मोरक्को जो है अफ्रीका साइड में आपको मिलता है। मैं आपको मैप में दिखाने का प्रयास करता हूँ। अभी हमने मैप लगाया था, ये देखिए, ये मैप है। यहाँ पे ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाए, इधर की साइड आपको मोरक्को दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ से ये आया हुआ था। देखिए, यात्रा वृत्तांत जो था वो अरबी भाषा में लिखा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी इससे मिल जाती है। आगे देखिए, इब्न बतूता का परिवार जो था वो इस्लामी कानूनों के बारे में और शरिया के बारे में बहुत ज़्यादा इनको जानकारी थी, इसलिए इसका परिवार जो था बहुत फेमस था। इब्न बतूता ने बहुत कम उम्र में ही काफ़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इब्न बतूता को यात्रा का बहुत शौक था, इसलिए भी इसको हटीला और जिद्दी यात्री कहा गया है। और आगे भी बताऊंगा कि क्यों कहा गया है। देखिए, इब्न बतूता जो था वो ये मानता था कि किताब से जो हम ज्ञान लेते हैं ना, पढ़ पढ़ के जो ज्ञान लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा ज्ञान क्या होता है, यात्राओं से मिलता है। क्योंकि यात्राओं में जब हम किसी देश में जाएंगे, जब हम उस देश को देखेंगे, वहाँ की व्यवस्था को देखेंगे, वहाँ के लोगों को से मिलेंगे, वहाँ की परंपराओं को समझेंगे, तो हम ज्यादा जानेंगे, ना कि किताब से हम ज्यादा जानेंगे। तो इसका जो नजरिया था वो थोड़ा अलग था। किताबी ज्ञान को कम महत्वपूर्ण मानता था और यात्राओं से मिला हुआ ज्ञान ये ज्यादा महत्वपूर्ण मानता था। इब्न बतूता को अब एक क्वेश्चन ये बनेगा कि क्यों कहा जाता है जिद्दी यात्री। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय में यात्रा करना बहुत कठिन था, लेकिन उसके बाद भी इसने दुनिया के बहुत सारे देशों की यात्राएं की थी, बहुत सारे देशों की। और उतनी सारे देशों की यात्राएं करना उस समय में बहुत मुश्किल माना जाता था। कई बार उस समय ये सफर के दौरान बीमार पड़ा, मरते मरते बचा। कई बार इसको लूट लिया गया, इस पे अटैक कर दिया गया, लेकिन फिर भी इसने यात्राएं करना बंद नहीं किया। इसीलिए इसको जिद्दी यात्री कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। आगे देखिए, इब्न बतूता जो था वो भारत कैसे आया। तो भारत आने से पहले इब्न बतूता मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान की यात्रा करके आया था। यानी इतने सारे देशों की यात्रा कर चुका था। ठीक है। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से, यानी स्थल मार्ग से होता हुआ सिंध पहुंचा। सिंध पाकिस्तान की साइड आप देखोगे मैप में, लेकिन उस समय में भारत का ही हिस्सा होता था। ठीक है, बंटवारा बंटवारा नहीं था, इसलिए तो भारत ही होता था एक तरह से। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ सुना था, क्योंकि दिल्ली में उस समय में तुगलक सुल्तान था। इब्न बतूता जो था वो सुल्तान से मिलना चाहता था। इब्न बतूता ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। ठीक है। और इब्न बतूता का हुनर देख के जो सुल्तान था तुगलक, वो प्रभावित हुआ और उसने उसको क्या कर दिया, दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता न्यायाधीश के पद पे कई सालों तक बना रहा, लेकिन क्या हुआ कि सुल्तान और इसके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, यानी विश्वास इसने खो दिया। तो ऐसे में जो सुल्तान था उसने इसको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद वो जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई
और जब गलतफहमी दूर हुई तो उसने फिर से इसको राजकीय सेवा में का मौका दे दिया, अपना दूत बनाया और दूत बनाकर इसको चीन भी भेजा। तो आप देख सकते हो कितने देशों की यात्राएं की थी। इब्न बतूता को बहुत बार यात्राओं के दौरान लूटा गया, मरते मरते तक बचा है ये, लेकिन फिर भी यात्रा करता था। वह एक जिद्दी यात्री था, ठीक है, इसलिए हम इसको जिद्दी और हठीला यात्री कहते हैं। अब इब्न बतूता ने जब भारत को देखा, भारतीय शहरों को देखा, तो उसने शहरों के बारे में कुछ लिखा। क्या लिखा इसको समझते हैं। इब्न बतूता जो था वो जब भारत आया था तो वह भारत के बाजारों में खूब घूमा, देखा उसने भारत के बाजारों को। तो उसने लिखा कि इब्न बतूता जो था उसने ये देखा कि भारत के जो शहर है ना, यहाँ पे अवसरों की कोई कमी नहीं है, अवसर ही अवसर है। कोई भी व्यक्ति आए तो उसको बहुत सारे मौके मिलेंगे रोजगार के, ठीक है, तो अवसर बहुत थे। इब्न बतूता ने बताया कि अगर किसी के पास कौशल, यानी किसी के पास मान लो कोई अच्छी स्किल है और इच्छा है उसके अंदर, वो कुछ कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए अवसरों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। शहर जो था वो घनी आबादी और भीड़ भाड़ वाले थे, ऐसा बताया। और जो सड़कें थी वो बहुत चमक दमक वाली थी, ठीक है। बाजार भी जो थे वो बहुत ही रंग बिरंगे और सुंदर होते थे। यहाँ के बाजार अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भरे थे, ना जाने कितनी सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती थी। इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बहुत बड़ा शहर बताया था, ठीक है, और वो ये कहते थे कि भारत में ये सबसे बड़ा है, उसको लगता था कि ये भारत में सबसे बड़ा शहर है। इब्न बतूता ये भी बताता है कि जो दौलताबाद था वो दिल्ली से कम नहीं था, आकार में अगर देखे तो वो दिल्ली को चुनौती देता था, यानी दिल्ली के बराबर या दिल्ली जैसा ही दौलताबाद भी लगा इसे। बहुत सारे बाजारों में मंदिर और मस्जिद होते थे, ऐसा इब्न बतूता ने बताया। इब्न बतूता ने बताया कि भारत में मलमल का जो कपड़ा होता था वो महंगा था, और केवल जो अमीर आदमी होते थे, जो मतलब पैसे वाले लोग होते थे, वही इसको पहन पाते थे, पहन सकते थे। तो ये उसने भारत के बाजारों की जो बाजारों के बारे में जो देखा, बाजारों के बारे में जो समझा, जो सोचा, वो सब कुछ उसने लिख दिया। अब इब्न बतूता जब भारत आया तो उसने यहाँ पे एक चीज की और तारीफ करी। उसने जब यहाँ पे संचार प्रणाली देखी तो वो बहुत खुश हो गया, बिल्कुल एकदम अचंभित हो गया, ठीक है। उसने कहा कि भारत में दो प्रकार की संचार प्रणाली थी, ठीक है। डाक व्यवस्था में दो प्रकार की व्यवस्था बताई। डाक व्यवस्था में अगर हम देखें तो अश्व डाक व्यवस्था थी एक, और दूसरी क्या थी, पैदल डाक व्यवस्था। अब आगे देखिए, अश्व मतलब जो घोड़े के जरिए जहाँ पे चिट्ठियां वगैरह पहुंचाई जाती हो, और पैदल मतलब जिसमें पैदल चिट्ठियां वगैरह पहुंचाई जाती हो, संदेश पहुंचाया जाता हो। तो अश्व के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, इसको उलुक भी कहते हैं। और इस व्यवस्था में क्या होता था, हर 4 मील पर राजकीय घोड़े खड़े रहते थे। यानी जब एक घोड़ा यहाँ पर है, 4 मील तक दौड़ेगा, तो यहाँ पे दूसरा घोड़ा होगा, वो अपना जो भी सामान है उसको दे देंगे, घोड़े पे बैठा व्यक्ति लेकर भागेगा, फिर 4 मील पे एक और घोड़ा होगा, फिर 4 मील पे एक और, इस तरीके से, मतलब क्योंकि थक जाएंगे ना भाई, भागते भागते घोड़े भी एकदम से थोड़ी ना पहुंच जाएंगे हर जगह, तो ये व्यवस्था थी, ठीक है। राजकीय घोड़े खड़े होते थे, और घोड़े जो होते थे वो संदेश लेकर जाते थे। अब पैदल डाक व्यवस्था की बात करते हैं। इस व्यवस्था में प्रत्येक मील में, हर मील पर 3 रुकने के लिए जगह होती थी, मतलब एक मील पे 3 जगह होती थी रुकने के लिए। पहले कोई व्यक्ति जाएगा वो पैदल, वो यहाँ तक पहुंचेगा, फिर भागते हुए यहाँ पहुंचेगा, यहाँ रुकेगा, फिर दूसरे को दे देगा सामान, फिर वो आगे जाके तो तीसरे को दे देगा सामान, फिर वो ऐसे भागता रहेगा। तो इस तरीके से मतलब ये थी व्यवस्था। इस व्यवस्था में प्रत्येक मील पर 3 अवस्थान होते थे, जिनको क्या कहा जाता था, दावा कहा जाता था। 1 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दावा क्या है। इसमें क्या है, देखिए, संदेश वाहक के हाथ में एक छड़ लिए दौड़ता था, छड़ लेके दौड़ता था, और छड़ में एक घंटी बंधी होती थी। तो हर मील पर जब वो संदेश वाहक छड़ लेकर दौड़ता था तो वो घंटी बजने लग जाती थी। तो जो जैसे मान लो यहाँ से कोई दौड़ा है छड़ लेके, घंटी बज रही है, तो जैसे ही इसके पास आ जाएगा तो इसको सुनाई दे देगी घंटी की आवाज, तो ये तैयार हो जाएगा कि अब भाई मुझे दौड़ना है। फिर ये दौड़ेगा, आगे आवाज जाएगी तो ये तैयार हो जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था होती थी। इस व्यवस्था को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, ठीक है। इतना इब्न बतूता इतना हैरान हुआ, उसने बोला ये बेहतरीन व्यवस्था है। और भी कुछ लिखा उसने संचार प्रणाली के बारे में। देखिए, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य ने, यानी जो व्यवस्था होती थी, सरकार होती थी, या जो सत्ता में होते थे, जो भी राजा सुल्तान उस समय में होते थे, उन्होंने विशेष उपाय किए हुए थे। इब्न बतूता ने देखा ऐसा। वो कह रहा था कि लगभग जितने भी व्यापारिक मार्ग होते थे, यानी जहां से व्यापार के लिए लोग जाते थे, वहां पे सराय, उनके रुकने के लिए सराय की व्यवस्था थी, विश्राम गृह जो होते हैं उसकी व्यवस्था थी, वहां पे खाने पीने की व्यवस्था होती थी, उनके ठहरने की व्यवस्था होती थी, उनको सुविधाएं मिलती थी, उनको सुरक्षा मिलती थी, यानी सारी चीजों की सुविधाएं सुविधाएं वगैरह यहाँ पे मिल जाती थी। तो ये व्यवस्था उसको अच्छी लगी। इब्न बतूता ने दासों के बारे में भी लिखा है। दास वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो देखो क्या बताता है दास के बारे में। इब्न बतूता लिखता है कि दास जो थे
बाजारों में सामान्य वस्तुओं की तरीके से खरीदे और बेचे जाते थे। जो दास होते हैं, जो गुलाम होते हैं, जैसे कोई सामान खरीदते हैं हम आज के समय में बाजार में, ऐसे ये भी बेचे जाते थे। दासों को क्या किया जाता था, गिफ्ट में दिया जाता था। इब्न बतूता जो है वो जब वो सिंध पहुंचा था तो उसने सुल्तान जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, उसके लिए घोड़े और दास खरीदे और उसको भेंट किया। ठीक है, दासों को सामान्य घर के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। घर के काम, कोई भी काम हो गए, जैसे झाड़ू पोछा या फिर घर के छोटे मोटे काम जो होते हैं, इन सब कामों के लिए दासों को रखा जाता था। दास जो थे वो पालकियां भी उठाते थे। देखिए आज के समय में तो सुविधाएं हैं, गाड़ियां वगैरह उस समय में नहीं होती थी, तो ऐसे क्या होती थी, पालकी बनी होती थी, इसमें डंडे लगे होते थे और इसके अंदर इंसान को बिठा दिया जाता था और फिर उठा के ले जाते थे। ठीक है, तो ये पालकियां उठाने का भी काम करते थे। इब्न बतूता बताता है कि दासियां रखी जाती थी अमीरों पर नजर रखने के लिए, एक तरह से जासूसी करने के लिए रखी जाती थी कि कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा है, कोई किसी में कोई कमी तो नहीं है, कोई धोखा तो नहीं देगा, इस तरीके की चीजों पे नजर रखने के लिए दासियों को इस्तेमाल किया जाता था। दासियां जो थी वो संगीत और गाने, नृत्य वगैरह के लिए भी काम आती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। देखिए ये था हमारा पार्ट 1। इसमें हमने दो लोगों के बारे में पढ़ा है, एक तो था अल बिरूनी, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा है, और एक था इब्न बतूता। और जो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है ना, इससे बाहर इन दोनों से कोई टॉपिक नहीं पूछा जाएगा पेपर में। आज तक इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जो आपको बताया बिल्कुल टॉपिक अच्छे से आप समझते हुए चलो। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा पार्ट 2 में हम देखेंगे फ्रांसुआ बर्नियर के बारे में। फ्रांसुआ बर्नियर के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको वहां पे बताऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जरूर ज्वाइन कर लें, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, वहां से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएगी। आप ग्रुप में जाके फाइल्स में जाइए, फाइल्स में आपको कुछ PDF मिल जाएगी, और पुराने मैसेज में जाओगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, नोट्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ये चैप्टर लास्ट ईयर डिलीट था, बट इस साल डिलीट नहीं है, इसलिए मैंने बना दिया। ठीक है, बाकी आपका सिलेबस पूरा करा रखा है, जो बचे हुए चैप्टर हैं वो आपको सारे करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।